What's up guys? I hope you are doing well. I am वीर, वेलकम टू स्टर लवर फैमिली। आज की डेट में अगर खुशी के बारे में बात करें तो खुशी आप लोग किस चीज को बोलते हैं? आपके पास में बंगला है, गाड़ी है, सब कुछ बैंक बैलेंस है, तो आपकी खुशी होगी क्या उसमें? रियलिटी में आप लोगों को कुछ दिनों तक वो खुशी दे सकता है, पर लेकिन लंबे समय तक अगर आप लोग बात करोगे वो चीज आप लोगों को खुशी नहीं देगी। खुशी के बारे में अभी मैं रिसेंटली सुशांत सिंह राजपूत का एक लेक्चर सुना था, किसी आईटी में उनके द्वारा वो लेक्चर दिया गया था, तो आप भी सुन सकते हैं। उसको लिंक शेयर कर दूंगा टेलीग्राम पर, देखिएगा उसको। तो बेसिकली जो वहां सबसे इंटरेस्टिंग बात मुझे लगी, तो एक पॉइंट उनके द्वारा बोला गया कि जब मैं छोटा था मैं शाम को खेलने जाया करता था और पूरे दिन वो जो 1.5 घंटा था मेरा खेलने का, मैं उसका वेट किया करता था। यानी कि पूरे दिन की हाँ शाम होगी फिर मैं खेलने जाऊंगा, तो वो जो मजा है वो मजा आज के डेट में मैं एक्टिंग में ले रहा हूं। यानी कि अब मुझे ऐसा लगता है कि मेरी जिंदगी वो 1.5 घंटे की बजाय वो फुल मेरी लाइफ में आ गया है आज के डेट में, तो इसलिए मैं उसको एंजॉय कर पा रहा हूं। वरना गाड़ी, बैंक बैलेंस, ये सारी चीजें टेम्परेरी खुशी आप लोगों को दे सकती है, पर लेकिन जब आप लोग उस पर्टिकुलर चीज का वेट करें कि हाँ वो पूरे दिन में वो मोमेंट आएगा जो मुझे एंजॉय करना है, वो आज के डेट में मुझे एक्टिंग में मिलता है। तो इसीलिए जब मैं इस चीज को एंजॉय करना स्टार्ट कर देता तो बाकी का जो बैंक बैलेंस, गाड़ी, ये शोहरत, ये सारी अपने आप आनी स्टार्ट हो जाती है। तो बड़ी ही इंटरेस्टिंग बात यहां पर बोली गई है। बेसिकली उनके द्वारा बोला गया है कि अपने काम को एंजॉय करना स्टार्ट करो। अगर आप लोग पढ़ रहे हो तो पढ़ाई में आप लोग को एंजॉय करना है, या आप लोग खेल रहे हो तो खेल में एंजॉय करना है। आप लोगों को जो भी काम आप लोग कर रहे हो उसको इतने इंटरेस्ट से कर रहे हो कि आप लोग उसका वेट कर रहे हो, यार यही तो करना था। तो सोचिए कितनी एनर्जी अंदर से निकल के आती है। पर लेकिन ये चीजें बताना और फील करना, उसमें धरती आसमान का फर्क आप लोगों को नजर आएगा। जब तक आप लोग उसको फील नहीं कर पाओगे तब तक वो चीजें आप लोग ऐसा लगेगी हाँ बस यार चल रहा है। किताब लेके बैठ गए, जब भाई आने लगी, सोचो कि किताब लेके बैठो तो ये सोचो कि वाओ यार आज कुछ किताब में नया सीखने को मिलेगा, तब देखो कैसी आप लोगों की जिंदगी लगने वाली है। और दूसरी इंपॉर्टेंट फैक्ट यहां पर ये भी, किसी और को आप लोगों को ये पावर नहीं देनी कि कोई और आकर आप लोगों को खुशी करे, यानी कि आप लोगों की खुशी की जो चाबी है वो आप लोगों के हाथ में होना चाहिए। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये आप लोगों को याद रखना है, काफी इंपॉर्टेंट है, इंप्लीमेंट कीजिएगा लाइफ में तो आप लोग चीजों को समझ पाएंगे। आज का जो मैप बेस्ड क्वेश्चन है ये अटाकामा डेजर्ट जाकर मैप में नहीं हारेगा, फिर इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। बाकी काफी कुछ शानदार डिस्कस करेंगे आज के द हिंदू न्यूज़पेपर में। एक और इंपॉर्टेंट बात आप लोगों को बता दूं, देखिए क्वेश्चन कई बार वीडियो के अंदर मैं देना भूल जाता हूं, इसका मतलब ये नहीं कि क्वेश्चन आप लोगों को नहीं मिलेगा। आप लोग टेलीग्राम पर जाकर या फिर इस वीडियो के नीचे जो कमेंट बॉक्स होते हैं उसमें, या फिर जहां पर आप लोग फेसबुक पर आंसर राइटिंग करते हैं वहां पर भी आप लोगों को चीजें देखने को मिल जाती है। यानी कि हर जगह क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिल जाएगा, या फिर फेसबुक प्रोफाइल पर। तो अगर वीडियो के अंदर भूल जाता हूं तो इसका मतलब ये नहीं है कि कहीं पर भी आप लोगों को चीजें देखने को नहीं मिलेगी। तो ये नहीं कि बच्चों की तरह छुट्टी बनाते हैं आज नहीं लिखना है, ठीक है, तो वो वाला काम नहीं करना है। तो कंटीन्यूअस प्रैक्टिस आप लोगों को रखनी है, आप लोगों को वही फाइनल डेस्टिनेशन तक पहुंचाएगा। और आंसर राइटिंग ग्रुप में बहुत सारे क्वेश्चन पोस्ट किए जाते हैं जो प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, उनको भी आप लोग अच्छे से अटेम्प्ट किया कीजिए, क्योंकि प्रैक्टिस आप लोग की होती रहेगी। दिन में ज्यादा से ज्यादा आधा पौना घंटा आप लोग उसको खोलिए, जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो अपना अटेम्प्ट कीजिए और फिर निकल जाइए। यानी कि वहां पर ये नहीं कि बैठे रहना है, ठीक है, टाइम वेस्ट नहीं करना है। अपना क्वेश्चन आंसर पोस्ट कीजिए, उसके बाद में थोड़ा सा जो क्वेश्चन पोस्ट किए गए उनका आंसर देने की कोशिश कीजिए, एक दूसरे का आंसर रिव्यू कीजिए और फिर निकल जाइए। आधा पौना घंटा मैक्सिमम 1 घंटा, उससे फालतू आप लोगों को वहां पर नहीं देना है। वो आप लोगों को काफी प्रोडक्टिव लगेगा अगर इफेक्टिवली आप लोग उसको यूटिलाइज करेंगे, एज कंपेयर टू व्हाट्सएप, फेसबुक पर टाइम वेस्ट करने के कंपेयर में, ठीक है। बात करते हैं कोरोना के केसेस के बारे में। 82 लाख केस ऑल ओवर वर्ल्ड में हो चुके हैं, 4,45,000 लोगों की डेथ हो चुकी है। इसी के साथ में 42,000 लोग वो हैं जो यहां से रिकवर कर चुके हैं, ये एक अच्छी बात है। यूएस से टॉप पर है 22 लाख केस के साथ में और 1,19,000 डेथ के साथ में। ब्राजील दूसरे नंबर पर है, 9, यहां पर देखिए यहां पर भी 1 मिलियन के करीब होने वाले हैं। 9,28,000 केस हो चुके हैं यहां पर, और 45,000 जो लोगों की अब तक डेथ हो चुकी है, और 37,000 कल यहां पर केस आए, यानी कि लास्ट दिन। हमारी कंट्री में कितना है, 11,000 के करीब हमारी कंट्री में केस देखने को मिले। जो इंडिया है यहां पर चौथे नंबर पर चल रहा है 3,54,000 केस के साथ में, और 11,000 लगभग 12,000 बोलिए आप लोगों की डेथ अब तक हो चुकी है। टॉप पर हमारी कंट्री में महाराष्ट्र है, यहां पर टोटल 1,13,000 केस के साथ में और 5,500 डेथ हो चुकी है। तमिलनाडु दूसरे नंबर पर है, इसके बारे में आज आर्टिकल भी डिस्कस करूंगा। यहां पर ये 550 करीब लोगों की जान जा चुकी है और 48,000 केस हो चुके हैं। दिल्ली तीसरे नंबर पर है 44,000 केस के साथ में। सबसे बड़ी बात यह कि दिल्ली की पॉपुलेशन अगर देखा जाए आप लोग एरिया के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफी कम है, तो इतने सारे केस यहां पर काफी ज्यादा एक तरीके से सोचने को मजबूर कर देते हैं। और टोटल मिलाकर 2,000 के करीब मोटे मोटे तौर पर डेथ यहां पर हो चुकी है। चौथे नंबर पर गुजरात, पांचवें पर उत्तर प्रदेश, छठे पर राजस्थान, सातवें पर वेस्ट बंगाल और आठवें पर मध्य प्रदेश, जहां पर सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आज के डेट में देखने को मिल रही है। आइए अब आर्टिकल्स के ऊपर नजर डालते हैं, काफी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, एक एक कर यहां पर देखते हैं क्या क्या बातें यहां पर डिस्कस करने लायक है। लेक्चर की पीडीएफ आप लोग टेलीग्राम से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं, वहां पर सारी चीजें आप लोगों को एक जगह इकट्ठी मिल जाती है, लिंक वीडियो के नीचे आप लोगों को मिल जाएगा। सबसे पहले यहां पर ये वाला आर्टिकल है, अभी रिसेंटली चेन्नई में फिर से इंप्लीमेंट करने की बात की जा रही है लॉकडाउन को, तो जानेंगे आखिर ऐसी क्या कंडीशन बन गई कि यहां पर फिर से ये स्टेप उठाना पड़ गया। नेक्स्ट यहां पर जो ये आर्टिकल है ये बेसिकली अभी तमिलनाडु के अंदर रिजर्वेशन के बारे में बात की जा रही है। तो यहां पर ये बोला गया राइटर के द्वारा कि रिजर्वेशन देना
आप लोग किस हद तक सॉल्यूशन समझते हैं। मान लीजिए आप लोगों ने बच्चों को रिजर्वेशन दे दिया कि मान लीजिए वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में चले गए, पर लेकिन ना तो वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर है, ना ही वहां पर अच्छे एजुकेशनल प्रोफेशनल है, ना ही वहां पर कोई फैसिलिटी प्रोवाइड कराई जा रही है प्रैक्टिकल तरीके से। तो रिजर्वेशन देकर आप लोगों को वहां पर भेजना कितने हद तक आप लोग इसको वैलिड मान रहे हैं, तो इसके बारे में आप लोगों को थोड़ा समझना पड़ेगा ये कितने हद तक सही है। ठीक है, तो ये बातें यहां पर बताने की कोशिश की गई। और आप लोगों को पता होगा अभी हम लोगों ने सुप्रीम कोर्ट के एक डिसीजन के बारे में बात की गई थी कि आर्टिकल 32 हमारे संविधान में, जिसको हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है, ये यहां पर ये बात करता है कि अगर फंडामेंटल राइट का आप लोगों का हनन होता है तो आप लोग सुप्रीम कोर्ट में या फिर कोर्ट में जा सकते हैं। पर लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अगर कोई रिजर्वेशन आप लोगों को नहीं दे रहा है तो आप लोग कोर्ट में जाएंगे, क्योंकि रिजर्वेशन इज नॉट ए फंडामेंटल राइट। सॉरी, फंडामेंटल राइट कहां पर है? फंडामेंटल राइट हमारे संविधान में पार्ट 3 में रखे गए हैं, जिसमें आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक आप लोगों को देखने को मिलते हैं। तो ये जो फंडामेंटल राइट है यहां पर, इसमें आप लोगों को कहीं ये नहीं लिखा हुआ है कि रिजर्वेशन फंडामेंटल राइट है। रिजर्वेशन तो इसलिए प्रोवाइड कराया गया था ताकि आने वाले टाइम में सिचुएशन को थोड़ा सा नॉर्मलाइज किया जा सके, उस तरीके से यहां पर इसको देखा गया था। ठीक है, तो पर लेकिन कंडीशन जो थी उसको पॉलिटिकल गेन के लिए यूटिलाइज करने लगे, और आज के डेट में वो भी कंडीशन देखने को मिल रही है। और एक्जैक्टली रिजर्वेशन जिसके लिए है उसको नहीं मिल रहा है, ये भी एक काफी खतरनाक सिचुएशन आप लोग बोल सकते हैं। ये वाला आर्टिकल और ये वाला आर्टिकल, ये खासकर जो अब बाहर से जो माइग्रेंट वर्कर आज के में पहुंच रहे हैं, खास गांव के एरिया में, सिटीज से गांव के एरिया में, फिर बाहर से जो आ रहे हैं गांव के एरिया में जा रहे हैं, तो उसकी वजह से दो प्रॉब्लम काफी बड़ी देखने को मिल रही है। वो दो प्रॉब्लम क्या है उनके बारे में जानेंगे इस आर्टिकल के अंदर में। आज का जो काफी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है ये एमपी लेड स्कीम के बारे में है, और थोड़ा सा यहाँ पर एक अलग एंगल दिखाने की कोशिश की गई है। हम लोगों ने कई सारे आर्टिकल डिस्कस किए जिसमें बोला गया था कि सही है कि एमपी लेड स्कीम को हटा दिया। ये एमपी लेड स्कीम है क्या, इसको क्यों हटाया गया है, और आज की डेट में इसको हटाने से क्या नुकसान हो रहा है, तो वो सारी बातें काफी डिटेल में मैं यहाँ पर डिस्कस करने वाला हूं। तो अच्छे से डालेंगे इस आर्टिकल के ऊपर नजर। साइड वाला जो आर्टिकल है यहाँ पर ये सारी बातें कई बार डिस्कस कर चुके हैं, फिर से यहाँ पर कोविड-19 के बारे में बात की जा रही है। कोविड-19 और नेचुरल कैलेमिटी, इनके बारे में फिर से बात की जा रही है यहाँ पर। तो मैक्सिमम पॉइंट जो है वो कई बार आप लोग यहाँ पर रिपीट हो चुके हैं। यहाँ पर जो ये डेटा पॉइंट है इसके ऊपर यहाँ पर नजर डालेंगे थोड़ा सा, और यहाँ पर जो कार्टून है इसको भी हम लोग देखेंगे। अब आता हूँ इस वाले आर्टिकल के ऊपर। ये वाला आर्टिकल इंडिया और नेपाल के रिलेशन के बारे में बात कर रहा है, तो थोड़ा सा इसको मैं आप लोगों को समझाता हूँ। हालांकि पिछले 29 मई से आज की डेट में हम लोग 17 जून में बैठे हुए हैं। ये यहां पर मैं 3 बार आप लोगों को डिस्कस कर चुका हूं ट्रीटी ऑफ सगोली। अगर फिर भी किसी को यहां पर इसके बारे में डाउट है तो ये 29 जो मई का लेक्चर है इसको आप लोग देखिएगा। कंप्लीटली यहां पर इंडिया और नेपाल का जो डिस्प्यूट चल रहा है आज के डेट में, बॉर्डर एरिया को लेकर जो लड़ाई चल रही है उसके बारे में यहां पर बात करता है। तो इसको आप लोग एक बार जाकर जरूर देखिएगा, आप लोगों के माइंड में बहुत अच्छी क्लैरिटी आएगी। ठीक है, तो इसको देख लीजिएगा एक बार। बाकी आज के आर्टिकल में क्या बोला गया है, आज के आर्टिकल को समझने के लिए आप लोगों को थोड़ा सा अपनी कंट्री की हिस्ट्री समझनी पड़ेगी। आप लोगों को पता है हमारी कंट्री में जो फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट चला, तो उसका एक बेस जो था वो कहीं ना कहीं उसकी जो नींव डाली गई थी वो एक अंग्रेजों की साइड से ही निकल कर आई थी। क्योंकि हमारी कंट्री के जो लोग थे, आप लोग ये समझिए, इसको ऐसे समझिए, मान लीजिए एक पर्टिकुलर एरिया है, एरिया क्या, मान लीजिए हमारी कंट्री है इंडिया। ठीक है, यहां पर कोई बाहर से आकर रूल करने लगा, तो पहले तो हमारी कंट्री में राजा रजवाड़े रूल किया करते थे, और फिर यहां पर आकर अंग्रेजों ने रूल करना स्टार्ट कर दिया। तो हमारे लिए तो जैसे राजा रजवाड़े थे उस टाइम पर, ऐसे ही अंग्रेज थे लगभग, क्योंकि उतना ही अत्याचार कहीं ना कहीं वो लोग कर रहे थे, इतना ही अत्याचार इन्होंने करना स्टार्ट कर दिया। तो जनता को स्टार्टिंग में ज्यादा इंपैक्ट नहीं पड़ा कि पहले राजा का कंट्रोल था, पर अंग्रेजों का कंट्रोल हो गया तो ज्यादा चीजें समझ में नहीं आई। पर लेकिन जब अंग्रेजों ने अति करना स्टार्ट कर दी, राजा फिर भी अपने राज्य के लिए कुछ अच्छा सोचते थे, पर लेकिन अंग्रेजों ने यहां पर अति करना स्टार्ट कर दी। पर लेकिन अति करने के साथ साथ में उन्होंने कुछ गलती भी करना स्टार्ट कर दी, जिसमें से एक गलती तो यहां पर यह थी कि हमारी कंट्री के जो लोग थे वो पढ़ने के लिए बाहर जाने लगे, जैसे कि यूके पढ़ने के लिए जा रहे हैं। ठीक है, अंडरस्टैंड कर रहे हैं चीजों की कि वहां पर जनता कैसे रहती है, क्या चीजें होती है। ठीक है, इसी के साथ में कुछ को लोगों को इन्होंने ट्रेन करना स्टार्ट कर दिया अपना एडमिनिस्ट्रेशन इंप्लीमेंट करने के लिए। तो इन्होंने लोगों को पढ़ाया तो लोग समझने लगे क्या सही है क्या गलत है। पहले तो महात्मा गांधी जी को भी यहां पर ये काफी अच्छे लगते थे कि हाँ सही है, हमारी कंट्री में चीजों को एक ढंग से एडमिनिस्ट्रेशन मिल रहा है, हाँ थोड़ा सा गलत है। महात्मा गांधी जी का यह मानना था स्टार्टिंग के फेज में कि इंसान गलत नहीं होता, एक तरीके से इंसान गलत नहीं होता है, उसका टाइम गलत होता है जो उसको ऐसी सिचुएशन में डालता है, ऐसी कंडीशन वहां पर देखने को मिलती है, वरना इंसान तो सारे एक जैसे होते हैं। तो ये बातें स्टार्टिंग में महात्मा गांधी जी के द्वारा भी बोली गई, तो ये चीजें आप लोग यहां पर भी देख सकते हैं। तो स्टार्टिंग में ये सारी सिचुएशन जो देखने को मिली, बाहर का आउटलुक देखने को मिल गया, तो कई सारी चीजें यहां पर चेंज होने लगी। अब यहां पर इसका साथ में थोड़ा सा कंपेयर करके मैं आप लोगों को नेपाल को बताता हूं। नेपाल को समझने की कोशिश कीजिएगा। नेपाल यहां पर आज की डेट में देखने को मिलता है जो इंडिया और चाइना के बीच में एक सैंडविच है। जिस तरीके से हमारी कंट्री के लोग जो थे उनको एक बाहर का आउटलुक देखने को मिल गया, तो उसके चलते वो समझ में आ गया कि हमारी कंट्री में कुछ गलत हो रहा है। ऐसा ही कुछ नेपाल के साथ में हुआ। सबसे पहले तो नेपाल जो यहां पर आजाद हुआ एक तरीके से मोनार्की से, यानी कि पहले यहां पर लगभग 250 साल तक यहां पर जो हिंदू राजा हुआ करते थे उनका रूल था, क्योंकि यहां पर यह माना जाता था कि लगभग 80% जो यहां पर जनता है वो हिंदू है। तो इसलिए यहां पर एक तरीके से इसको हिंदू राजा का राज्य भी इसको बोला
बोला जाता था नेपाल को। पर लेकिन 1990s में आकर यहां पर एक कहीं ना कहीं डेमोक्रेसी एक इनको देखने को मिली कि हाँ डेमोक्रेसी नाम की भी कोई चीज होती है। उसके बाद में क्या हुआ, पहले तो सारी चीजें जो इनका बेसिकली जो एक्सपोजर था वो मेनली इंडिया के साथ में था। इसके बाद में फिर कुछ चीजें यहां पर चाइना की साइड से मिलने लगी, ठीक है। तो यहां पर कहीं ना कहीं ये चीजों को समझने लगे कि हाँ ऐसा नहीं है कि इंडिया के ऊपर ही डिपेंडेंट रहना जरूरी है, चाइना के ऊपर भी हम लोग मिलकर काम कर सकते हैं। फिर चीजें थोड़ी आगे बढ़ी। एक टाइम ऐसा था कि नेपाल के जो बच्चे थे वो बस इंडिया में ही पढ़ने के लिए आते थे, उनके पास में कोई ऑप्शन अवेलेबल नहीं था। फिर उसके बाद में क्या हुआ, बाहर के ऑप्शन अवेलेबल होने लगे। आज के डेट में यूएसए, जापान, अलग अलग कंट्री में पढ़ने के लिए जा रहे हैं, चाइना में। तो इसका मतलब ये हो गया कि अब उनको चीजें समझ में आने लगी कि हाँ भैया ऐसा भी हो सकता है। पहले तो ऐसा लगता था ये बिल्कुल ऐसे जैसे एक कुएं में एक मेंढक है ना, उसको ये लगता है कि ये पूरा समुद्र बस यही है, उसको ये लगता है कि पूरी दुनिया बस यही है। तो कूप मेंढक की तरह पहले नेपाल रहता था। पर लेकिन जैसे जैसे एक्सपोजर मिलने लगा, बाहर की कंपनी इन्वेस्टमेंट करने लगी। आज के डेट में चाइना को छोड़कर, चाइना और इंडिया को छोड़कर ऐसा नहीं कि चाइना और इंडिया यहां पर इटली और मलेशिया की कंपनी भी इन्वेस्टमेंट कर रही है अलग अलग सेक्टर में, काफी लार्ज स्केल पर। तो यहां से एक चीज समझ में आ गई कि अब एक कंट्री के ऊपर डिपेंडेंसी यहां पर ये नहीं है कि हाँ एक कंट्री के ऊपर डिपेंडेंसी है। दूसरा ये चीजें समझ में आ गई यहां पर कि आज की डेट में अगर आप लोग नेपाल को देखोगे तो नेपाल के बच्चे जो नेक्स्ट जनरेशन आ रही है वो समझ पा रही है कि डेमोक्रेसी की इंपॉर्टेंस क्या है। अपनी कंट्री और नेशनलिज्म नाम का कॉन्सेप्ट यहां पर उभर कर आने लगा। पहले तो राजा रजवाड़े हुआ करते थे तो वो चीजें समझ में नहीं आती थी, पर अब वो कॉन्सेप्ट इनको समझ में आ रहा है कि हाँ हम भी एक तरीके से अपनी कंट्री को ऐसे ले सकते हैं कि चाइना और इंडिया ऐसा नहीं है कि बड़े भाई की तरीके से हमारे लिए काम करेंगे तो ही हम लोग स्टैब्लिश हो पाएंगे। यहां पर आज की डेट में अगर बात करें, बहुत सारे लीडर ऐसे थे पहले यहां जो चाइना के, जो हमारी कंट्री में उत्तर प्रदेश के अंदर बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से यहां पर पढ़कर गए और वहां पर जाकर फिर रूल करना उनके द्वारा स्टार्ट किया गया। पर लेकिन आज की डेट में एक्सपोजर जो है ऑल ओवर वर्ल्ड इनको मिल चुका है। ऐसा नहीं है कि बस बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी ही यहां पर देखने को मिल रही है। तो यहां से क्या चीजें समझ में आती है, यहां से बिल्कुल वही समझ में आता है जैसे हमारी कंट्री में अंग्रेजों के टाइम पर हमारे जो लोग थे उनको अलग अलग कंट्री में जाकर पढ़ने का मौका मिला, तो वो समझ पाए कि हाँ डेमोक्रेसी नाम की भी कोई चीज होती है, हमारी कंट्री में भी लोग जो है वो एंजॉय कर सकते हैं अपनी लाइफ को। वही चीजें यहां पर नेपाल को समझ में आई। तो इस तरीके से नेपाल में भी यहां पर नेशनलिज्म चीजें आगे निकल कर आने लगी और फिर सिचुएशन जो है वो आगे बढ़ने लगी। तो आज की डेट में जो हमारे और नेपाल के रिलेशन खराब हो रहे हैं, इंडिया को एक बिग ब्रदर का जो रोल प्ले कर रहा है उसको बंद कर देना चाहिए और नेपाल के साथ में मिलकर डेवलपमेंट को लेकर आगे चलना चाहिए। वही एक सॉल्यूशन है। वरना जब से यहां पर मधेसी कम्युनिटी वाला इश्यू निकल कर आया, मधेसी कम्युनिटी वाला इश्यू क्या था, नेपाल के अंदर में आज के डेट में जो हमारा उत्तर प्रदेश हो गया ये नीचे वाला एरिया, इसके साथ में जो एरिया टच करता है, तो बहुत सारे ऐसे नेटिव हैं जो हमारी कंट्री के यहां पर आप लोगों को देखने को मिलते हैं। तो उसके चलते सिचुएशन ये निकल के आती है कि बेसिकली आज की डेट में प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालने की कोशिश की जाती है, क्योंकि कंडीशन ये है कि इन पर्टिकुलर एरिया में इंडिया के मूल के लोग आप लोगों को यहां पर नजर आ जाएंगे। तो इंडिया के मूल के लोग यहां पर आप लोगों को नजर आ रहे हैं, तो इसके चलते यहां पर जो कंडीशन है, अगर उनके साथ में कुछ गलत हो रहा है नेपाल के अंदर में, तो हमारी कंट्री के अंदर भी रोज देखने को मिलेगा। तो मधेसी कम्युनिटी को ध्यान में रखते हुए अभी यहां पर जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो यहां पर बनाया गया और नई प्रोविंस बनाई गई। नई प्रोविंस के चलते मधेसी कम्युनिटी को डिवाइड कर दिया गया। आप लोग इसको ऐसे समझिए जैसे कि आप लोग यहां पर ये देखिए एक मिनट के लिए, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए आप लोग ये देखिए यहाँ पर, ये मान लीजिए नेपाल है, थोड़ा सा और लंबा इसको बना देता हूँ ताकि आप लोग समझ सकें, ठीक है। मान लीजिए ये नेपाल है और नीचे हमारी कंट्री होगी यहाँ पर, ये इंडिया और ये यहाँ पर बिहार वाला एरिया हो गया। अब मधेसी कम्युनिटी इस पर्टिकुलर एरिया में यहाँ पर रहती है। अब यहाँ पर अगर इलेक्शन होते हैं तो इस पर्टिकुलर एरिया में तो ये जीत कर आ जाएगा। पर लेकिन अगर ऐसे डिवाइड कर दे हम लोग इस एरिया को, तो मधेसी कम्युनिटी डिवाइड हो जाएगी, अलग अलग राज्य में थोड़ा सा पोर्शन आ जाएगा और कभी भी ना तो इनका दबदबा रहेगा और ना ही ये जीत कर आएंगे। तो ऐसे यहाँ पर प्रोविंस यानी कि राज्य को डिवाइड कर दिया गया, जिससे मधेसी कम्युनिटी का जो दबदबा हुआ करता था वो दबदबा इनका यहां पर खत्म हो गया। तो इसके चलते यहां पर सिचुएशन जो है वो बिल्कुल अलग देखने को मिली, ठीक है। तो वो कंडीशन आप लोग यहां पर समझ सकते हैं। तो पास्ट के टाइम से अगर आज की डेट में भी आप लोग यहां पर देखोगे नेपाल को जैसे पास्ट में देखते थे, तो वो रवैया आप लोग को चेंज करना पड़ेगा। अब थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से आप लोग यहां पर सोचना पड़ेगा अगर नेपाल के बारे में हम लोग बात करते हैं तो ये बातें यहां पर बताने की कोशिश की जा रही है। बाकी अभी फिलहाल जो डिस्प्यूट चल रहा है, बॉर्डर डिस्प्यूट, वो काफी डिटेल में 3-4 बार बता चुका हूं, तो फिर से टाइम वेस्ट करने का कोई मतलब नहीं है जब अलग से भी इसके ऊपर लेक्चर बना हुआ है। तो रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि इसको जाकर देख लीजिएगा अगर मन में डाउट है तो। अगर डाउट नहीं है तो फिर तो कोई बात ही नहीं है। अगर डाउट है कि किन किन एरिया को लेकर यहाँ पर प्रॉब्लम चल रही है और अभी क्या देखने को मिल रहा है, वो सारी चीजें काफी डिटेल में यहाँ पर डिस्कस की गई है, ठीक है। आगे बढ़ता हूँ। यहां पर आप लोगों के सामने क्वेश्चन है, ये अटेम्प्ट करना है एमपी लेड स्कीम के बारे में। एमपी लेड स्कीम जो है यहाँ पर, जिसको मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम के नाम से आप लोग जानते हैं, ये इंगेज करती है जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, इसी के साथ में जो एस्पिरेशन है लोकल लोगों की उनको कंप्लीट करने की कोशिश करती है और जो इंबैलेंस है रीजनल लेवल पर उसको कंप्लीट करती है। तो ये अलग अलग पॉइंट है, इनको डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा, तो आप लोगों को क्वेश्चन को समझना है और उसके बाद में आंसर देने की कोशिश करनी है, ठीक है। अगर जो कोई अभी फिलहाल यहाँ पर जुड़ रहा है उसको आंसर नहीं लिखना है, उसको दूसरों के आंसर पढ़ने हैं, पहले चीजों को समझने की कोशिश कीजिए।
कीजिए। ऐसा नहीं है कि आप लोग जैसे बच्चा पैदा हुआ तुरंत वो दौड़ने लगेगा, तो ऐसा नहीं है कि एकदम आंसर लिखकर आप लोगों को वहां पर एक तरीके से दौड़ना है। पहले चीजों को समझिए अच्छे से, तब चीजों को लिखना स्टार्ट कीजिए। तो अगर अभी स्टार्ट किया है पढ़ाई तो कम से कम 2-3 महीने तक तो आप लोग चीजों को अंडरस्टैंड कीजिए, एनसीईआरटी वगैरह पढ़िए, उसके बाद में लिखना स्टार्ट करना। बाकी जो लिख रहे हैं रेगुलर वो उनको छूट नहीं दी जा रही है, अगर वो ढील देंगे तो फिर प्रॉब्लम आप लोगों को देखने को मिलेगी। ठीक है, तो इसके बारे में आप लोग आइडिया रखेगा। तो देखते हैं यहां पर क्या बात की जा रही है। ये यहां पर बोला जा रहा है एमपी-लेड स्कीम के बारे में, तो देख लेते हैं इसको। ये बेसिक आप लोगों को पता होना चाहिए, बेसिक आप लोग अंडरस्टैंड कर पाएंगे तो काफी कुछ आप लोगों को जानने को मिलेगा। पहले ये आप लोगों से डायरेक्ट प्रीलिम्स से क्वेश्चन भी इससे बन सकता है, तो थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस कर लेता हूं इसको। ये है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम, जिसको एमपी-लेड के नाम से आप लोग जानते हैं। एमपी-लेड जो स्कीम है बेसिकली यहाँ पर ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कीम है, जो कि 1993 में स्टार्ट किया गया था इसको। ये हमारी कंट्री में जो एडमिनिस्ट्रेट की जा रही थी उस टाइम पर, ये मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के द्वारा स्टार्ट की गई थी। तो इंपॉर्टेंट है, आज की डेट में जो स्कीम है ये मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन के अंडर में आती है। पहले गांव का जो डेवलपमेंट करने वाली मिनिस्ट्री उसके अंडर में थी। तो पहले तो ये बात आप लोगों के माइंड में क्लियर होनी चाहिए, इसकी मिनिस्ट्री अब चेंज हो चुकी है। दूसरा यहाँ पर जो लॉन्च की गई थी, पीवी नरसिम्हा राव थे उस टाइम पर हमारी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर, जब ये लॉन्च की गई थी। तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम में, जैसे हमारी कंट्री में अब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कौन होते हैं, ये आप लोगों को राज्यसभा में भी देखने को मिलेंगे और लोकसभा में भी देखने को मिलेंगे और नॉमिनेटेड भी देखने को मिलेंगे। तो सबका अलग अलग थोड़ा फंडा आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलता है, तो उसको थोड़ा समझ लेते हैं। जैसे राज्यसभा के एमपी हैं तो वो क्या कर सकते हैं, अपने राज्य के अंदर जहां से वो चूज कर आ रहे हैं, जहां से उनका इलेक्शन होकर आ रहा है, उसमें वो किसी भी डिस्ट्रिक्ट को चूज कर सकते हैं। यानी कि जिस राज्य से वो आ रहे हैं उस राज्य से किसी भी डिस्ट्रिक्ट को चूज कर सकते हैं। बाकी जो 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 अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी से आ रहे हैं वो तो अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में फोकस करेंगे। इसके अलावा जो नॉमिनेटेड मेंबर है, जैसे लोकसभा में 2 नॉमिनेटेड मेंबर आप लोगों को देखने को मिलते हैं और राज्यसभा में आप लोगों को देखने को मिलेंगे 12 नॉमिनेटेड मेंबर। ठीक है, तो ये जो नॉमिनेटेड मेंबर है ये क्या कर सकते हैं, ये एक डिस्ट्रिक्ट कंट्री में कहीं भी चूज कर सकते हैं। यानी कि ये नॉमिनेटेड है तो ये कहीं से भी अपने, क्योंकि चुन के तो यहाँ नहीं किसी पर्टिकुलर एरिया से, तो ये किसी भी एरिया में जाकर कंट्री में डिस्ट्रिक्ट को अपना चूज कर सकते हैं। ठीक है, बाकी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो है रिकमेंड कर सकते हैं 25 लाख रुपए का पर ईयर आउटसाइड अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी, यानी कि जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी से वो हैं उसके आउटसाइड भी यहां पर नेशनल यूनिटी, हार्मनी और फर्टर्निटी, भाईचारा को बढ़ाने के लिए, देश की एकता को बढ़ाने के लिए, एक सहज भाव बनाए रखने के लिए भी यहां पर ये काम कर सकते हैं। ठीक है, 25 लाख रुपए। अब थोड़ा सा समझिए इसके बारे में, कितना कितना पैसा कब से दिया जाता है। जब ये स्कीम स्टार्ट की गई थी यहां पर 1993-94 में, जब ये 5 लाख रुपए दिए जाते थे इस स्कीम के तहत 1 साल के लिए, फिर बढ़ाकर इसको 2 करोड़ कर दिया गया 1998-1999 में। आज की डेट में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम के तहत 5 करोड़ रुपए पर ईयर दिए जा रहे हैं 2011 से, यानी कि 5 करोड़ रुपए 1 साल में दिए जा रहे हैं। तो इसका मतलब ये क्या हो गया कि 1 साल में 5 करोड़ रुपए, 5 साल में 25 करोड़ रुपए एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को मिलते हैं ताकि वो उसको खर्च कर सके। पर लेकिन जो फंड है वो यहां पर डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है किसके थ्रू, यहां पर जो डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी है, यानी कि जो डीएम होता है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जिसको आप लोग बोलते हैं, यानी कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के हाथ में डायरेक्ट पैसा नहीं है, डीएम यहां पे यूज किया जाता है। दूसरी इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है, ये नॉन लैप्सेबल नेचर का फंड है। मतलब क्या है, मतलब यहां पर यह कि अब की साल 5 करोड़ रुपए मिल गए, 5 करोड़ रुपए में से 1 करोड़ रुपए खर्च किए तो फिर 4 करोड़ रुपए बच गए, अगली साल फिर 5 करोड़ रुपए मिल गए तो ये 9 करोड़ रुपए हो गए। 9 करोड़ में से 2 करोड़ खर्च किए 7 करोड़ हो गए, अगली साल फिर 5 करोड़ मिल गए तो अब 12 करोड़ हो गए। तो इस तरीके से यहां पर ये जुड़ता रहता है, नॉन लैप्सेबल बोलते हैं इसको, यानी कि हर साल लैप्स नहीं होता है। वरना ऐसा होता, लैप्सेबल फंड कौन सा होता है कि 5 करोड़ रुपए दिए, 1 करोड़ खर्च किए, 4 करोड़ बच गए तो फिर खर्च करो चाहे ना करो, अब ये यहां पर आपके खाते में नहीं रहेंगे, फिर से 5 करोड़ ही आप लोगों को मिलेंगे। फिर इसमें से 2 करोड़ हुए, 3 खर्च हो गए, 2 बच गए तो फिर वो खत्म हो गए, फिर आप लोगों को 5 करोड़ ही मिलेंगे, यानी कि वो आगे ऐड नहीं होगा। तो नॉन लैप्सेबल का मतलब है कि लैप्स नहीं हो रहा है, फंड गिर नहीं रहा है, वो आगे ऐड हो रहा है। तो इसलिए ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट यहां पर इसमें आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो 5 राज्य जिनके द्वारा यूज किया गया फिलहाल अभी फंड, तेलंगाना, सिक्किम, छत्तीसगढ़, केरला और वेस्ट बंगाल, सबसे शानदार तरीके से यहां पर फंड यूज किया गया। बॉटम 5 राज्य जिनके द्वारा ढंग से यूज नहीं किया गया, ये यहां पर है उत्तराखंड, त्रिपुरा, झारखंड, राजस्थान और उड़ीसा। एमपी-लेड स्कीम के बारे में अगर बात करें तो रेलवेज, रोडवेज, पाथवेज, ब्रिज वगैरह ये अदर जो एक्टिविटीज होती हैं वो बनाई जाती हैं 43% और 23% जो है अदर पब्लिक एक्टिविटीज, जैसे एजुकेशन, हेल्थ, सैनिटेशन, जिसमें सबसे ज्यादा फंड जाना चाहिए वहां पर कम फंड दिया जाता है। तो ये भी सोचने वाली बात यहां पर निकल कर आती है। इसको इंप्लीमेंट करने के लिए थोड़ा सा आप लोग ये पिक्चर समझने की कोशिश कीजिएगा। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम को जब इंप्लीमेंट किया जाता है तो यहां से जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है वो डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी को यहां पर रिकमेंड करते हैं। ठीक है, यहां से जो मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन से जो फंड आता है वो भी यहां पर डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी के थ्रू आता है, फिर यहां पर ये इसको ग्राउंड लेवल पर इंप्लीमेंट करते हैं। ठीक है,
सिटीजन जो है वो एफआई जो जो यहाँ पर आरटीआई है वो यहाँ पर स्टेटस जानते हैं कि फंड कहाँ जा रहा है और कितना जा रहा है। यानी कि आप लोग इस फंड के बारे में जान सकते हैं। पीएम केयर जैसा नहीं है, जैसे पीएम केयर में बोल दिया गया कि आप लोग फंड के बारे में नहीं जान पाओगे। पीएम केयर में जो फंड के बारे में नहीं बताया गया, आगे आने वाले टाइम में कोई भी इंसान जी यहाँ पर डोनेट करने से पहले 1000 बार सोचेगा कि जब इस फंड का पता ही नहीं चल रहा है कि हो क्या रहा है तो फिर इस फंड में पैसा देने का मतलब क्या है। तो एक तरीके से अपनी मेहनत की कमाई को बर्बाद करने वाली बात होगी, ऐसा आप लोग यहाँ पर बोल सकते हैं। ये फंड तो आरटीआई के अंडर में कम से कम आना चाहिए था, पब्लिक का फंड है और बोल रहे हैं कि पब्लिक इसको नहीं जान सकती, तो ये काफी सोचने वाला मुद्दा यहां पर बन जाता है। अब थोड़ा सा एमपी लेड स्कीम को सस्पेंड किया गया, तो क्या मुद्दा यहां पर था उस टाइम पर? यूनियन कैबिनेट के द्वारा बोला गया कि 30% कट किया जाएगा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यानी कि जो हमारे सांसद हैं उनकी सैलरी में, और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट जो स्कीम है यहां पर उसका जो फंड है 2 साल के लिए बोला गया कि उसको सस्पेंड कर दिया गया है। यह काम किया गया था यहां पर जो हमारी कंट्री के मिनिस्टर हैं उनके द्वारा इंफॉर्मेशन दी गई, इंफॉर्मेशन मिनिस्टर प्रकाश जावड़ेकर साहब के द्वारा बोला गया ये जो अमाउंट है ये कोविड-19 के लिए यहां पर यूज किया जाएगा। तो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के द्वारा अप्रूव किया गया सैलरी अलाउंस एंड पेंशन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ये एक्ट था 1954 का, जिसके हिसाब से यहां पर इसके अंदर चेंज किया गया और 30% यहां पर आप लोगों को ये बेसिकली सैलरी में कट देखने को मिलेगा 2020-21 के लिए। पर लेकिन जो फंड है उसको एक तरीके से सस्पेंड कर दिया गया 20-21 और 21-22 2 साल के लिए, यानी कि सैलरी में कट 1 साल के लिए है, पर लेकिन फंड में जो कट कर दिया गया वो यहां पर 2 साल के लिए कर दिया गया है। अभी यहां पर जो डिटेल में आर्टिकल है थोड़ा सा उसके बारे में जानते हैं। तो राइटर जो है यहां पर ये बोल रहे हैं कि ये जो फंड है ये सस्पेंड नहीं करना चाहिए था। अब तक कई सारे आर्टिकल हम लोगों ने देखे जिसमें बोला गया कि सस्पेंड करना चाहिए था। तो सबसे पहले यहां पर बात करते हैं कि जो इंडियन पार्लियामेंट है वो एक तरीके से न्यूक्लियस है ऑफ रिपब्लिक, यानी कि सारी चीजें आप लोग बोल सकते हैं केंद्र बिंदु है जहां से चीजें निकल कर आती है। सुभाष कश्यप जो कि इंडियन पॉलिटी बुक आप लोगों ने पढ़ी होगी, अगर नहीं पढ़ी है तो कोई टेंशन मत लीजिएगा, क्योंकि अगर लक्ष्मीकांत भी आप लोग प्रॉपर वे में करके जा रहे हैं तो भी टेंशन नहीं है, ठीक है। ये आप लोग चूज कर लिया कीजिए। कई बार क्या होता है, देखिए लक्ष्मीकांत एक तरीके से फैक्चुअल भी चीजें हैं प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ से काफी इंपॉर्टेंट है, पर लेकिन सुभाष कश्यप को देखते हैं इसमें थोड़ा सा डिटेल एनालिटिक्स देखने को मिलते हैं। तो ऐसा नहीं कि दोनों किताबें पढ़नी है, लक्ष्मीकांत भी काफी डिटेल में दे रखी है, फिर भी कुछ टॉपिक्स आप लोगों को लगता है तो आप लोग इससे कवर कर सकते हैं, ठीक है। ये 2 बुक मोर देन सफिशिएंट है अगर इंडियन पॉलिटी को अच्छे से आप लोग कवर करना चाहते हैं। प्लस करंट ऐड कर लीजिए, इसके अलावा कुछ भी आप लोग कवर नहीं करना है। और लेक्चर आप लोगों को पता ही है 180 से ऊपर लेक्चर है इंडियन पॉलिटी के, उनको जाकर आप लोग देख सकते हैं अगर कोई भी डाउट है किसी भी टॉपिक के अंदर तो, ठीक है। अगर बात करें हमारी पार्लियामेंट के बारे में तो बोला गया कि मल्टी फंक्शनल पार्लियामेंट है हमारी, जैसे कि पॉलिटिकल कंट्रोल रहता है, खासकर जैसे पॉलिटिक्स एक पॉलिटिकल और फाइनेंशियल कंट्रोल देखने को मिलता है, एडमिनिस्ट्रेशन देखने को मिलता है। इसी के साथ में यहां पर जो बात की जा रही है ये एक तरीके से बात की जा रही है कि हमारी कंट्री में अगर आप लोग देखेंगे जो गवर्नमेंट है डे टू डे चीजों को देखकर चलती है, कैसे कैसे क्या क्या काम यहां पर करना है, ठीक है। तो वो चीजें देखने को मिलती है, जो ग्रीवेंस है उनका सोल्यूशन निकाला जाता है, नेशनल इंटीग्रेशन के बारे में बात करती है लेजिस्लेटिव, और इसी के साथ में यहां पर जो कॉन्स्टिट्यूएंट जो फंक्शन है वो आप लोग को देखने को मिलेंगे। इसी के साथ में लीडरशिप तैयार करती है नेशन के लिए, क्योंकि एक बार मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अगर आप लोग बन जाएंगे तो उस पार्लियामेंट में जाकर बैठेंगे, फिर आप लोग काफी कुछ नया जानने को मिलेगा, तो चीजों को आप लोग अंडरस्टैंड कर पाएंगे। तो रेस्पॉन्सिबिलिटी जो है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की वो यहां पर आप लोग बोल सकते हैं, उसके चलते अगर आप लोग देखेंगे तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो है यहां पर एक तरीके से ऐसा नहीं है कि बस एडमिनिस्ट्रेटिव है और लेजिस्लेशन है, और भी आप लोगों को कई सारी चीजें यहां पर देखने को मिलती है, यानी कि और भी बहुत सारे काम है जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को करने होते हैं। ऐसा नहीं है कि बस वही एक काम है कि जो आप लोगों को बोला कि हां बस ये एक तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन करना है और लॉ बनाना है। तो इसलिए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हमारी कंट्री में काफी सारा रोल प्ले करते हैं। सबसे आगे अगर हम लोग बढ़कर देखें यहां पर जो ग्रीवेंस है इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर यहां पर डेवलपमेंट एस्पिरेशन को लेकर, तो वो इनका काम होता है कि कैसे वहां पर डेवलपमेंट लेकर अपने एरिया में आना है। मल्टी फंक्शनल इंस्टीट्यूशन बोला गया है, तो इसका मतलब यह है कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी मल्टी फंक्शनल रिप्रेजेंटेटिव हो गए, यानी कि अगर इंस्टीट्यूशन में मल्टी फंक्शनल हो रहे हैं तो उसमें रहने वाले लोग को भी मल्टी फंक्शन करने पड़ेंगे, तो इसलिए मल्टी फंक्शनल रिप्रेजेंटेटिव हो गए। तो ये भी आप लोगों को समझना पड़ेगा। तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो है वो एक तरीके से डेवलपमेंट एंड द वेलफेयर इशू पे बात करते हैं अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर में। और सबसे बड़ी बात क्या है यहां पर, अगर एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी के बारे में नहीं पता है तो इसका मतलब यह समझिए कि वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कहलाने लायक नहीं है। उसको अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी के बारे में पता होना चाहिए कि उसकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में किस एरिया में क्या प्रॉब्लम देखने को मिलती है, जहां पर सॉल्यूशन निकालेगा, क्योंकि तभी तो पार्लियामेंट में जाकर बैठा है वो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालने के लिए। अगर प्रॉब्लम ही नहीं पता है तो सॉल्यूशन कहां से निकालेगा, तो प्रॉब्लम पता होनी चाहिए सॉल्यूशन निकालने के लिए। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम के बारे में बात करते हैं, तो इसको हम लोग देखेंगे तो ये लीडरशिप का रोल प्ले करती है डेवलपमेंट प्रोसीजर को ध्यान में रखते हुए, और डे टू डे जो प्रॉब्लम है उनको सॉर्ट करने की कोशिश की जाती है इस स्कीम के तहत। यानी कि ये जो स्कीम है ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को एक पावर देती है ताकि वो इस एरिया में जाकर डेवलपमेंट कर सके और डे बाय डे की जो प्रॉब्लम है तो उनका सॉल्यूशन यहां पर निकाल सके। जैसे कि मैंने अभी कई सारी प्रॉब्लम के बारे में आप लोगों को बताया, हेल्थ, एजुकेशन, सैनिटेशन, वाटर, ये सारी चीजें आप लोगों को देखने को मिलती हैं जो कि डे बाय डे यहां पर सामने निकल कर आती है। तो कोई ना कोई सॉल्यूशन यहां पर होना चाहिए, तो उसी के ऊपर फोकस देने की बात की जाती है। अगर बात करूं यहां पर डेवलपमेंट प्रोसीजर के बारे में, तो इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी जो है डे टू डे प्रॉब्लम को निकालने की बात की जाती है, पर लेकिन जब
सस्पेंड कर दिया गया है 2 साल के लिए इस स्कीम को, 2020, 21 और 21-22 के लिए, तो अब समझ में ये आता है कि कैसे यहां पर सॉल्यूशन निकलेगा। तो पेंडेमिक जो है यहां पर वो एक तरीके से उस टाइम पर ये अपना रोल इंपॉर्टेंट प्ले कर सकते थे, पर लेकिन अब ये अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले यहां पर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इनके पास में फंड ही नहीं है, तो कैसे फायदा यहां पर पहुंचा पाएंगे। तो भाषण तो देना नहीं है, जाकर वहां पर लोग परेशान हो रहे हैं, उनको खाना चाहिए, दवाइयां चाहिए, फैसिलिटी चाहिए, एजुकेशन चाहिए, हेल्थ की फैसिलिटी, ये सब चीजें वहां पर किसे प्रोवाइड कराएंगे अगर फंड ही नहीं होगा। तो गवर्नमेंट का जो डिसीजन है सस्पेंड करने का, यहां पर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट फंड, ये 2 साल के लिए, इसका मिक्स्ड रिएक्शन देखने को मिला। कुछ ने तो बोला अच्छा हो गया, कुछ ने बोला अच्छा नहीं हुआ। तो जो अच्छा हो गया वो बोलने वाले कौन थे, जो इसको अपोज कर रहे थे, हालांकि कई सारी अपोजिशन पार्टी के द्वारा अपोज किया गया कि यहां पर सही नहीं है इसको सस्पेंड करना, पर लेकिन फिर भी यहां पर कुछ चीजें यहां पर देखने को मिलती है जिसको बोला जाता है कि सस्पेंड करना सही है। अगर सोशल मीडिया में कई सारे सपोर्टर थे यहां पर सस्पेंशन को लेकर, उसके बारे में थोड़ा जानते हैं। सबसे पहले तो यह बोला गया, अगर एग्जामाइन करते हो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट फंड को, तो इसमें करप्शन काफी देखने को मिलता है, यानी कि स्पेस है यहां पर काफी करप्शन के लिए। ठीक है, सबसे बड़ी बात तो यहां पर यह है, कुछ भी इंप्लीमेंट किया जाता है, प्रॉपर डेटा नहीं है इसको सपोर्ट करने वाला कि क्या चीजें क्यों इंप्लीमेंट की जा रही है, आखिर ऐसा क्या हो रहा है, काफी ज्यादा होच पोच चीजें देखने को यहां पर मिलती है। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो है यहां पर उनका एक तरीके से विटल रोल है, पर लेकिन अगर बात करें यहां पर, जैसे कि यहां पर सॉरी उनका विटल रोल खत्म हो जाता है, क्योंकि अगर बात करें यहां पर इंप्लीमेंट कौन किया जा रहा है इसके थ्रू, यहां पर ये डीएम के थ्रू प्रॉपर में इंप्लीमेंट की जा रही है, बस उन्होंने एक बार रिकमेंड कर दिया। इंप्लीमेंट का जो इंप्लीमेंट करने का काम किसका है, डिस्ट्रिक्ट लेवल ऑफिसर के ऊपर। ठीक है, तो इसी तरीके से यहां पर जो एक तरीके से जो मिनिस्ट्री ऑफ जो स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन है वो इस पर ध्यान रखती है। तो कहने का मतलब यह है यहां पर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का कोई ज्यादा रोल नहीं है, ऐसा बोला जा रहा है। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो है यहां पर एक तरीके से सबसे बड़ी बात क्या निकलती आती है, फेवरेटिज्म की अगर आप लोग बात करते हैं, जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम देखने को मिलती है। देखिए, अगर आज की डेट में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने किसी प्रोजेक्ट को यहां पर बोला कि ये प्रोजेक्ट होना चाहिए, तो उस प्रोजेक्ट को लेने वाले कौन आएंगे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के ठेकेदार आएंगे। अब वो ठेकेदार मान लीजिए उनको 5 करोड़ का प्रोजेक्ट मिल रहा है, तो 5 करोड़ में से कम 3 करोड़ तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के खाते में जाएंगे, 1 करोड़ ठेकेदार के खाते में जाएंगे, और 1 करोड़ वो भी ज्यादा ही बोल दिया, 80-50 लाख की बात कीजिए, बस खर्च किए जाएंगे ग्राउंड लेवल पर, और बाकी के सब चपत कर जाएंगे। तो इसीलिए यहां पर जो बेसिकली ये चीजें देखने को मिलती है, अगर वो नहीं है तो फिर काफी अच्छा है, पर लेकिन हर जगह ये कंडीशन आप लोगों को देखने को मिलेगी कि इनके भाई भतीजे ही यहां पर कॉन्ट्रैक्टर आप लोगों को नजर आएंगे। तो ये सबसे खतरनाक चीज यहां पर देखने को मिलती है, तो करप्शन को एक बहुत बड़ा बढ़ावा देती है। तो कई सारे लोग बोलते हैं ये स्कीम नहीं होनी चाहिए, ठीक है, पर लेकिन यहां पर जो राइटर है वो उसका पॉजिटिव एस्पेक्ट देख रहे हैं। राइटर ये बोल रहे हैं कि करप्शन तो हर जगह है, तो वो तो ये तरीका नहीं है कि करप्शन है तो इसका मतलब काम करना छोड़ दो, करप्शन है तो लोगों को एक तरीके से उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी से मुक्त कर दो कि तुम तो करप्शन करोगे। इसकी क्या गारंटी है कि यहां पर आज के डेट में जो यहां पर उसको सस्पेंड किया गया है, अब गवर्नमेंट के हाथ में सारा फंड चला गया है। जो गवर्नमेंट पीएम केयर के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं दे रही है, अब ये फंड यहां पर गवर्नमेंट के पास में चला गया है। अब इसकी क्या गारंटी है कि ये उन एरिया में इसको ढंग से खर्च करेगी जहां पर इसकी जरूरत है। हो सकता है कि ये सेंट्रल गवर्नमेंट अब उन राज्य में उन एरिया में खर्च करें जहां पर इनकी खुद की गवर्नमेंट है उस स्टेट के अंदर में, और बाकी जो अपोजिशन की गवर्नमेंट है, दूसरी पार्टी गवर्नमेंट है, वहां पर खर्चा नहीं करें। ऐसी भी प्रॉब्लम यहां पर देखने को मिली थी, तो ये भी तो हो सकता है, ऐसा क्यों नहीं हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अब यहां पर सारी रेस्पॉन्सिबिलिटी सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में आ गई है। अब सेंट्रल गवर्नमेंट काम करेगी, लोगों को दिखेगा भैया सेंट्रल गवर्नमेंट ही बस काम कर रही है। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो सिंगल एंटिटी होती है, जैसे शरीर में एक कोशिका नहीं होती है, तो वो वाला चीज यहां पर एक तरीके से खत्म कर दिया गया है। ठीक है, यानी कि एक तरीके से लोकल एरिया में जब जो चुन के आए यहां पर, भले ही वो गवर्नमेंट नहीं बना पाया, उसकी तो कुछ रेस्पॉन्सिबिलिटी थी ना वहां पर, वो कंप्लीटली खत्म कर दिए। तो वो भी सोचने वाली यहां पर बात होगी। तो कितने हद तक ये चीजें सही है। 15% जो यहां पर जो पैसा बेसिकली यहां पर आता था, यहां पर उसके बारे में बात की जा रही है, वो शेड्यूल कास्ट के लिए यूज किया जाता था। 7.5% शेड्यूल ट्राइब के लिए यूज किया जाता था। 20 लाख रुपए जो है एमपी लेड फंड के, वो यहां पर डिसेबल सेक्शन जो है वेलफेयर के लिए, उनके लिए यूज किया जाता था। तो ये जो एस्पिरेशन थी जो इन पर्टिकुलर लोगों की, जो मार्जिनलाइज सेक्शन की, ये तो सारी खत्म हो गई। तो शेड्यूल कास्ट के लिए भी गया, शेड्यूल ट्राइब के लिए भी गया, और जो डिसेबल सेक्शन है उनके भी कहानी खत्म होगी। अब गवर्नमेंट सारा कोविड-19 के लिए यूज करेगी, और यहां पर उसके बारे में पता नहीं चल रहा है कि कोई ऐसा कंट्रोल दिख तो नहीं रहा है ढंग से। अगर जो बातें की जा रही है जैसे उसको इंप्लीमेंट करना था, तो वो अलग से प्रॉब्लम निकल कर आ रही है। तो एमपी लेड स्कीम के बारे में अगर आप लोग बात करते हैं, तो उसके सोचने वाली बात यहां पर यह निकल कर आती है कि जो मार्जिनलाइज सेक्शन है उसको तो छोड़ दिया, अब पता नहीं वो एक तरीके से राम भरोसे, भगवान भरोसे, खुदा अल्लाह गोड़ किसके भरोसे उसको छोड़ा गया है। तो ये सोचने वाली बात है। तो एक तो ये एंगल हो गया। दूसरा क्या है, केरला गवर्नमेंट यहां पर एक हैंडसम फंड देती है अपने एमएलए को। एमएलए कौन होते हैं, ये होते हैं विधायक, जो असेंबली में स्टेट के अंदर जाकर बैठते हैं। ठीक है, और यहां पर जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट उनको बोलते हैं सांसद। तो दोनों में डिफरेंस पता होना चाहिए। अब यहां पर वो क्या करती है, लेजिस्लेटिव असेंबली कॉन्स्टिट्यूशन फंड उनके द्वारा क्रिएट किया गया था 2012 में। ठीक है, तो लेजिस्लेटिव असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी असिस्ट जो डेवलपमेंट फंड है, वो जो फंड है, वो फंड है यहां पर आज के डेट में कितना, वो फंड देखिए यहां पर अगर बात करें, एमएलए जो है उनका एलोकेट किया जा रहा है यहां पर 5 करोड़ रुपए। ठीक है,
तो इस तरीके से उसको इनहेंस कर अब 6 करोड़ रुपए कर दिया मान लीजिए इन्होंने। तो आज की डेट में अगर जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है उनको तो फंड मिल नहीं रहा है, और जो वहां पर विधायक है उनको फंड मिल रहा है। यानी कि एक तरीके से अगर जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है वो अपने एरिया में काम नहीं कर पा रहे हैं, पर लेकिन विधायक जो है वो अच्छे से काम कर पा रहा है। तो एक तरीके से यहां पर तो पार्लियामेंट का जो ओहदा है जो विधायक का वो नीचे हो गया खर्च करने के मामले में, जो स्टेट के जो है लोग उनके कंपेयर में। तो इस तरीके से अंडरमाइन की जा रही है एमपी की जो प्रेस्टीज है एज कंपेयर टू जो एमएलए। तो ये सोचने वाली बात यहां पर हो जाती है। यानी कि एक पार्लियामेंट का बंदा है, एक स्टेट असेंबली का बंदा है, तो स्टेट असेंबली के बंदे के हाथ में ज्यादा फंड आ गया, पार्लियामेंट के बंदे के हाथ में फंड ही नहीं है। तो कितने हद तक यहां पर ये सही है, तो ये भी सोचना पड़ेगा। तो इस तरीके से जो डेवलपमेंट है लोकल एरिया का वो जरूरी है यहां पर इस स्कीम का चलना। इसी के साथ में एक रीजनल इंबैलेंस होता है वो भी यहां पर मिटाया जा सकता है, क्योंकि एक पर्टिकुलर पर्सन जानता है उसकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में कहां पर प्रॉब्लम है। नेक्स्ट जो बात की जा रही है यहां पर रिस्टोर करने की बात की जा रही है अर्ली पॉसिबल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की जो फंड थी, ताकि लोगों को फिर से यहां पर फैसिलिटी प्रोवाइड कराई जा सके। कुछ करप्शन होता है, पर लेकिन करप्शन का मतलब ये नहीं है कि आप लोग उसको खत्म ही कर दो। तो ये थोड़ा सा सोचने वाला मुद्दा है। तो अब क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, इस क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा, तभी चीजें आप लोग ढंग से अंडरस्टैंड कर पाएंगे। तो इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की कोशिश कीजिएगा। अगर स्टेट पीसीएस की तैयारी करें तो 100 शब्द में लिखिएगा, और अगर जो आप लोग यूपीएससी की तैयारी करें तो 200 से 250 शब्द में लिखिएगा, और अगर आप लोग बैंकिंग एसएससी की तैयारी करें तो छोटा सा आप लोग लिख लीजिएगा जो भी आप लोग वहां पर शब्द पूछे जाते हैं उसके अंदर। तो ये इतना तो कम से कम आप लोग को आना चाहिए कि अपने एग्जाम के हिसाब से प्रिपरेशन करनी है, ठीक है। जैसे न्यूज़पेपर रहता है ना, न्यूज़पेपर का डिस्कशन, उसमें सारी चीजें आप लोग को देखने को मिलती है, पर लेकिन चेंज क्या करना है, आप लोग को अपने एग्जाम के हिसाब से चीजें वहां से उठानी है, ठीक है। ये भी एक बार देख लीजिए, फिर भूल जाता हूं मैं कई बार कार्टून बच्चा बोला था कि सर कार्टून भूल जाते हो, तो देखिए कोई नहीं, चलिए कार्टून एग्जाम में नहीं आ रहा, पर हाँ थोड़ा सा एक आइडिया आप लोग होता है। वैसे ये आर्टिकल में कहीं ना कहीं आ जाता है, ठीक है। कार्टून की जो बातें हैं वो मैंने जैसे कल ही नैनो मैगजीन में आप लोगों से डिस्कस की थी, ठीक है, कि कैसे कैसे बढ़ रही हैं यहाँ पर चीजें, पेट्रोल का प्राइस। तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वे में हम लोग इसको डिस्कस कर ही लेते हैं, ठीक है। तो अगर छूट भी जाता है तो टेंशन मत लिया करो। चलिए सबसे पहले कार्टून एक बार देख लेते हैं यहाँ पर क्या बात की जा रही है। कार्टून में ये दिखाया जा रहा है कि एक तरीके से आज की डेट में जो स्टेट एंड द सेंट्रल गवर्नमेंट है उसमें फंड की बौछार हो रही है, ठीक है, यहाँ पर जो पेट्रोल पंप की साइड से, और बाकी जो यहाँ पर जो पेट्रोल जो मिल रहा है वहां पर वो बूंद बूंद में लोगों को मिल रहा है। यानी कि क्रूड ऑयल का प्राइस जो है वो काफी लो लेवल पर चल रहा है अभी पेंडेमिक के ड्यूरेशन में, पर लेकिन पेट्रोल और डीजल का जो प्राइस है वो ऐसा का ऐसा ही बरकरार है हमारी कंट्री में। तो सेंट्रल गवर्नमेंट दबाकर पैसा कमा रही है और स्टेट गवर्नमेंट भी दबाकर पैसा कमा रही है इससे, और जनता को उसका फायदा नहीं पहुंचा पा रही है। तो ये बेसिकली यहां पर बातें दिखाने की कोशिश की गई है, ठीक है। इसी के चलते यहां पर बात की जा रही है जो अभी यहां पर जो बेसिकली चीजें देखने को मिली, ये भी आप लोग यहां पर समझ सकते हैं कि जिस तरीके से अभी रिसेंटली फ्यूल प्राइस जो हाइक हो रहा है तो वो दिखाया गया है यहाँ पर। पेट्रोल क्या है, डीजल क्या है, क्रूड जो है क्रूड नीचे आ रहा है, पेट्रोल और डीजल के प्राइस ऊपर जा रहे हैं, तो वो दिखाने की कोशिश की जा रही है, ठीक है। तो इसके चलते रिवेन्यू जो है यहाँ पर उसके बारे में दिखाने की कोशिश की जा रही है, ठीक है। यहाँ पर कंजप्शन कैसा है जबकि वो नीचे जा रहा है, ठीक है। तो वो सारी चीज दिखाने की कोशिश की जा रही है। यानी कि इसके चलते देखिए आज के दिन में ना तो आप लोग ज्यादा गाड़ी चला रहे हैं ना ज्यादा बाइक चला रहे हैं, जरूरत के काम से बाहर निकल रहे हैं। पहले तो किसी भी काम के लिए निकल जाते थे, तो उस सिचुएशन को यहाँ पर समझाने की कोशिश की जा रही है, ठीक है। आगे चलता हूँ, नेक्स्ट जो आर्टिकल है यहाँ पर ये बात करें चेन्नई के बारे में। चेन्नई में फिर से लॉकडाउन लगा दिया गया, तो उसके बारे में बात की जा रही है। तो क्या क्या बातें की जा रही है थोड़ा समझ लेते हैं। तमिलनाडु गवर्नमेंट के द्वारा डिसीजन लिया गया चेन्नई में कंप्लीट लॉकडाउन लगाने के लिए 12 दिनों का 19 तारीख से। आज 17 में बैठे हुए हैं, यानी कि एक दिन पहले, और यहां पर बातें यानी कि 2 दिन पहले यहां पर डिस्कस ये चीजें हो चुकी हैं। तो इसका मतलब ये कि 3-4 दिन का टाइम दिया गया सोचने के लिए, अपना इसेंशियल एक्टिविटी जो भी करनी है उनको कर लें, ताकि जो तमिलनाडु आज के में दूसरे नंबर पर है यहां पर अगर केसेस के मामले में आप लोग बात करते हैं। जैसे आप लोग यहां पर देखिए पहले नंबर पर महाराष्ट्र, दूसरे नंबर पर तमिलनाडु है, तो यहां पर उसको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, तो स्टेट गवर्नमेंट को यहां पर सोचना पड़ेगा। तो इसके चलते 26 अप्रैल से लेके 15 जून तक का जो यहां पर ये 46,500 के करीब केस यहां पर आ चुके हैं। तो इसलिए काफी इंपॉर्टेंट है यहां पर। जब से यहां पर लॉकडाउन लगा और तब से अनलॉक हुआ यहां पर, तो कहीं ना कहीं ट्रांसपोर्ट सेक्टर का एब्सेंस रहा, पर लेकिन अब स्टार्ट किया जा रहा है, तो इसके चलते और प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। हालांकि काफी अच्छा काम किया गया एआईएडीएमके गवर्नमेंट के द्वारा, पर लेकिन फिर भी आज की डेट में अगर देखें जो इंपॉर्टेंट फैक्ट ये बोला गया कि जो इसेंशियल प्रोडक्ट परचेज करने का टाइम दिया गया ये काफी अच्छा है यहां पर, क्योंकि 3 दिन के करीब यहां पर दे दिए गए जब इसको इंप्लीमेंट किया जाएगा, ताकि होच पोच न हो। क्योंकि पहले जब सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा ये हरकतें की गई तो उस टाइम पर काफी होच पोच हो गई थी चीजें, तो अब थोड़ा सा अच्छा रहेगा। लोगों का बिहेवियर भी थोड़ा सा, अगर मास्क वगैरह ये सारी चीजें पब्लिक को जो डिस्ट्रीब्यूट किए गए फ्री, तो हेल्थियर बिहेवियर यहां पर देखने को मिल रहा है। इसी के साथ में नंबर ऑफ जो केसेस है वो प्रेशर यहां पर डाल रहे हैं लॉकडाउन के लिए, तो इसी के चलते फिर से यहां पर चीजों को थोड़ा सा अच्छे से लेकर चलना पड़ेगा। स्टेट गवर्नमेंट जो है यहां पर, हालांकि कई बार नजर आता है कि एक बार एक तरीके से जैसे कि कंफ्यूज थी कि लॉकडाउन लगाना है नहीं लगाना है, क्योंकि पहले बोल चुके हैं कि लॉकडाउन वगैरह नहीं लगाया जाएगा, हाई कोर्ट को ऑलरेडी इसके बारे में बोल चुके थे, पर लेकिन सिचुएशन अभी दिख रही है तो फिर यहां पर चीजों को बढ़ाना पड़ रहा है। लॉकडाउन जो है यहां पर क्लियर है एक तरीके से, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा एक एक्सपीरियंस यहां पर ले चुके हैं। तो चाणक्य वाला फंडा यहां पर है, चाणक्य जी के द्वारा बोला गया था ना कि दूसरों की गलतियों से सीखो। तो नेशनल एक्सपीरियंस जो है यहां पर लॉकडाउन के बारे में जब हम लोग बात करते हैं तो एक तरीके से ऐसे नहीं कि ब्लंट वेपन की तरीके से यूज करना, आग बंद करके बस लॉकडाउन लगाना, जैसे सेंटर के द्वारा लगा दिया गया। लॉकडाउन लगाने से पहले आप लोगों को एक प्रॉपर एक ब्रीफ पीरियड में आप लोगों को लगाना
बनाना है, ये ऐसा नहीं है कि लंबे समय तक चल पाएगा, ये तो आप लोग समझ गए। दूसरा ये कि क्लियर प्लान होना चाहिए इस लॉकडाउन के ड्यूरेशन में। अगर प्लान नहीं होगा तो फिर चीजें आप लोग इसी रहोगे जैसा पहले था, लॉकडाउन का कोई अच्छा असर देखने को नहीं मिलेगा। तो इंपैक्ट जो है यहाँ पर काफी ज्यादा देखने को मिलता है आजकल, खासकर जो अर्बन पुअर में है। मान लीजिए आप लोग सिटी में रह रहे हैं, आप लोग एक खुद का मकान है तो फिर भी सही है, किराए के मकान पर रह रहे हैं, खाना पीना नहाना धोना जो भी सामान आप लोग लेकर आते हैं, साबुन, घर का आटा, गैस सिलेंडर, सारा आप लोगों को वहां पर एक तरीके से पेड मिलता है। और अगर आज के डेट में जॉब नहीं है तो ये समझिए घर की कंडीशन क्या होगी। बैलेंस सेव नहीं किया था पहले तो फिर तो कंडीशन और भी ज्यादा खराब होगी। हालांकि गांव वाले एरिया में थोड़ी सी चीजें फिर भी सही है, तो वो चीजें आप लोग यहां पर समझ सकते हैं। अब यहां पर खासकर वो सेक्शन सोसाइटी का जो काफी एक तरीके से गरीब था, प्रॉब्लम फेस कर रहा था, तो उनमें भी यहां पर सुधार की बात की जा रही है। थोड़ा सप्लाई इसेंशियल प्रोडक्ट की यहां पर थोड़ी होनी चाहिए। राशन कार्ड होल्डर और डिसेबल जो सेक्शन है उनको यहां पर 1000 रुपए की बात की जा रही है प्रोवाइड कराने के लिए, तो एक अच्छी बात है। यहां पर फुल लॉकडाउन जो है यहां पर एक तरीके से वो काफी प्रॉब्लम डालकर चला गया, तो जो डिसएडवांटेज सेक्शन है उसके लिए हम लोग को सपोर्ट थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा। एयर और रेल सर्विस जो है यहां पर पैसेंजर के लिए टिकट प्रोवाइड कराए जा रहे हैं, तो एक तरीके से फैसिलिटी उस हिसाब से देखनी पड़ेगी। डोर एक तरीके से पर आप लोगों को सर्विस प्रोवाइड करानी पड़ेगी, लोगों को बाहर न निकलना पड़े कोई भी इस तरह का प्रोडक्ट लेने के लिए। तो आज की डेट में जो इकोनॉमी है वो काफी कॉम्प्लेक्स होती जा रही है, ट्रांसपोर्टेशन और वो सारी चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगा, तो अच्छे लेवल पर आप लोगों को यहां पर काम करना पड़ेगा, तो तभी सिचुएशन को आप लोग संभाल पाएंगे। ठीक है, तो ये कुछ चीजें हैं जिसके बारे में आप लोगों को आइडिया रखना है, इसके बने आप लोग यहां पर चीजें सही तरीके से नहीं देख पाएंगे। ठीक है, तो ये है इंपॉर्टेंट फैक्ट जिसके बारे में आप लोग को आइडिया रख के चलना है। नेक्स्ट छोटा सा आर्टिकल है यहां पर, इसके बारे में भी थोड़ा समझ लेते हैं। आप लोग थोड़ा सा देखने की कोशिश कीजिएगा, जो समझाने की कोशिश मैं कर रहा हूं। आज की डेट में मान लीजिए ये हो गया वर्ल्ड, पूरा संसार, ठीक है, और ये हो गई हमारी कंट्री। तो हमारी कंट्री में ये छोटे छोटे गांव हो गए, कुछ सिटीज हो गई। ठीक है, अगर आज की डेट में जो सिटीज में जो लोग थे, जो सिटीज में यहां पर लोग थे बहुत सारे, वो भी गांव में जाने स्टार्ट हो गए। ठीक है, क्योंकि वहां पर सिटीज में जो रह रहे हैं काम के लिए, वहां पर उनको काम नहीं मिल पा रहा है, तो प्रॉब्लम देखने को मिली, तो गांव में पहुंच गए। ठीक है, अगर बात करें यहां पर दूसरी कंट्री से जो लोग आ रहे हैं, वो भी कुछ तो सिटी में जा रहे हैं और कुछ गांव में जा रहे होंगे, अपने अपने गांव में जाकर रह रहे होंगे, तो वो एक प्रॉब्लम देखने को मिली। तो इसके चलते सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये होगी कि गांव में भी आज के दिन में कोरोना वायरस के केस देखने को मिल रहे हैं। अभी मेरे पड़ोस का एक गांव है, वहां पर एक पर्सन की डेथ हो गई, पूरे गांव को लॉकडाउन कर दिया गया, निकलने का रास्ता भी वहां पर नहीं बचा। इसी के साथ पूरे गांव में एक तरीके से एक खौफ सा वहां पर एक देखने को मिला। तो गांव में अगर चीजें पहुंच जा रही हैं तो फैसिलिटी प्रोवाइड कराना काफी ज्यादा टफ और मुश्किल यहां पर हो जाएगा, तो सिचुएशन संभलनी पड़ेगी। फैसिलिटी अच्छी नहीं है गांव में किसी भी तरीके की, अगर आप लोग देखो इलेक्ट्रिसिटी की बात कर लीजिए, इंटरनेट की बात कर लीजिए, मेडिसिन की बात कर लीजिए, एजुकेशन की बात कर लीजिए, तो उसके चलते ये काफी क्रिटिकल सिचुएशन क्रिएट करता है। तो इसके चलते वहां पर अलग से फोकस देना पड़ेगा, अलग से सपोर्ट यहां पर प्रोवाइड कराना पड़ेगा गांव वाले एरिया के लिए, ताकि उन एरिया में अगर कोई प्रॉब्लम देखने को मिलती है तो उसका डेवलपमेंट किया जा सके। हालांकि कोविड-19 का ज्यादा इंपैक्ट सिटीज में है, पर लेकिन गांव भी अछूते नहीं बचे हैं, गांव में भी ये चीजें काफी लार्ज स्केल पर पहुंच चुकी हैं। तो ये बातें आप लोग समझने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, तो ये था इसके बारे में इंफॉर्मेशन। बाकी आप लोगों से यहां पर क्वेश्चन पूछा था, उसका आंसर आप लोगों के सामने यहां पर बात की जाती है रेगिस्तान डेजर्ट के बारे में। तो कहां पर है ये? अफगानिस्तान के अंदर है, ये बोला जा रहा है। दूसरा बोला जा रहा है कि ग्रेजुअली ये यहां पर एक तरीके से एनक्रोच कर रहा है जो एग्रीकल्चर एरिया है, यानी कि रेगिस्तान जो एग्रीकल्चर वाले एरिया में भी बढ़ता जा रहा है। तो ये दूसरी स्टेटमेंट है। कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? ए में बोला गया वन ओनली, बी बोला गया टू ओनली, सी बोला गया बोथ वन एंड टू, डी बोला गया नाइदर वन नो टू। तो सही आंसर क्या है? सही आंसर है सी, यानी कि दोनों ही स्टेटमेंट यहां पर सही है। तो ये जो अफगानिस्तान हो गया, आप लोग यहां पर देख रहे हैं, ये हो गया अफगानिस्तान, और यहां पर जो पर्टिकुलर है यहां पर, ठीक है, ये रेगिस्तान डेजर्ट हो गया यहां पर, जो कंधार प्रोविंस आप लोग यहां पर देखने को मिल रही है। ठीक है, तो याद रखिए कंधार प्रोविंस में देखने को मिलता है। बाकी काफी ऐसा एरिया है जहां पर सैंड हिल एरिया, ऊपर नीचे, ये सारी चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी। ग्रेजुअली एनक्रेज किया जा रहा है एग्रीकल्चर एरिया को भी इस डेजर्ट के द्वारा। तो ये सोचने वाली बात है। अपनी कंट्री कंपेयर में लोकेशन देखोगे तो ये होगी अपनी प्यारी कंट्री, ये हो गया पाकिस्तान और ये हो गया अफगानिस्तान। तो यहां से आप लोग इसको देख सकते हैं। ठीक है, तो ये था टोटल आज का डिस्कशन। इसी के साथ में देखिए जो मैंने आप लोगों को बोला है स्टार्टिंग में ही, जो सुशांत सिंह राजपूत की वो वीडियो है, उसका लिंक शेयर कर दूंगा मैं टेलीग्राम पर, उसको जरूर देखिएगा। अगर आप लोग समझ पाएंगे एग्जैक्टली जो सक्सेस है उसको आप लोग समझ पाएंगे, जो समझाने की कोशिश की गई है बंदे के द्वारा, मुझे काफी अच्छी लगी। तो इसीलिए मुझे लगता है कि आप लोगों को भी वो एक बार देख लेनी चाहिए। तो वीडियो जो है उसमें कई सारी चीजें आप लोगों को और भी जानने को मिलेगी। ठीक है, तो उसको थोड़ा समझने की भी कोशिश कीजिएगा, जो समझाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि काफी डीप तरीके से चीजों को समझाने की कोशिश वहां पर की गई है। तो इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप लोग जरूर देखिएगा। बाकी पीडीएफ भी आप लोग यहां से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक वीडियो के नीचे मैं आप लोगों को प्रोवाइड करा दूंगा। तो मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में। बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करो यार। तब तक के लिए जय हिंद।